लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अनुराग सिंह सूर्यवंशी। आज हमारा टॉपिक है वैदिक सभ्यता और आज हम पढ़ने वाले हैं एलियस कॉलेज के यूट्यूब चैनल्स पे। ठीक है, तो हम लोग का आज का टॉपिक है वैदिक सभ्यता। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से हमारे। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि सिंधु सभ्यता हमारा लास्ट टॉपिक्स था, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं वैदिक सभ्यता से। ठीक है, तो हमको ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे एग्जाम्स के रिगार्डिंग, हमें इसको भी स्टडी करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपके MCQ बन के एग्जाम्स में आते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट हमारा है वैदिक सभ्यता। हम लोग पेन यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं, पेन, एक सेकेंड। तो ये हमने यहाँ से पेन हमारा ले लिया है। तो हम देखते हैं फर्स्ट वैदिक सभ्यता। ठीक है, तो नाम से लग रहा है आपको वैदिक सभ्यता या वेदों से रिलेटेड कुछ चीज़ें या उनसे रिलेटेड चीज़ें हैं ना, उस हमको वहाँ से कहीं ना कहीं इंडिकेट हो रहा है सभ्यता के बारे में। तो हम देखते हैं वैदिक सभ्यता का विभाजन दो भागों में हुआ। इसे हम दो भागों में बांटते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो नाम है वो है ऋग्वैदिक काल, सेकंड नाम जो हमारा है वो उत्तर वैदिक काल। अब इन दोनों में क्या क्या घटनाएं घटी, ये कैसे वर्क करते थे उस टाइमिंग में, या उस टाइम में क्या क्या उनकी प्रोफेशनल उनके काम होते थे, वो चीज़ों को हम इंडिकेट करेंगे। तो वैदिक काल को दो भागों में बांटा है हमने। तो फर्स्ट हमारा ऋग्वैदिक काल, तो टाइमिंग पीरियड दिया हुआ है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, मतलब ईसाई धर्म से 1000 पूर्व, मतलब 1500 से 1000 पूर्व की बात, पहले की बात। सेकंड क्या है उत्तर वैदिक काल, ये भी हमारा यहाँ पे जो खत्म होता है 1000, यहाँ शुरू होता है 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया। ठीक है, दोनों पॉइंट हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। टाइमिंग पीरियड्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आर्य से प्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे, मतलब आर्य इवन दैट वो लोग जो हमारे मिड एशिया, मतलब मध्य एशिया से जो यहाँ पर आए इंडिया। ठीक है, उन्हें हम आर्य बोलते हैं। और उन्होंने आर्य आके सबसे पहले कहाँ अपना घर बसाया, कहाँ रहना शुरू किया, पंजाब वाले एरिया में, पंजाब एवं अफगानिस्तान वाले एरिया में उन्होंने अपने अपने कुछ वो होते थे छोटे छोटे, क्या बोलते थे उसको हम लोग, कबीले, वो आके शुरू कबीले आके वहाँ पर उन्होंने अपना वसीगत आना शुरू किया, बस आना शुरू किया। अगला क्या है, मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया को माना है। मैक्स मुलर कौन है, एक क्या है, इतिहासकार है। ठीक है, उन्होंने क्या माना है कि आर्यों का जो मूल स्थान है वो मध्य एशिया, मतलब वो लोग वहाँ से यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हुए, मतलब यहाँ से यहाँ वो मूव हुए हैं कबीलों के रूप में, सॉरी। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता स्थल वे सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। ठीक है, क्या बोलना चाह रहा है वो कि आर्यों द्वारा जो भी सभ्यता थी, जो भी उन्होंने बुक्स लिखे हैं, जो भी उनके कार्य पाठ थे, पूजा पाठ थी या उनकी प्रशासनिक इकाइयाँ थी, जो भी थी, उसको उन्होंने क्या नाम दिया है, वैदिक सभ्यता नाम दिया है आर्यों की। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, मतलब वो शहरी ना होकर क्या थी, ग्रामीण। जैसे जस्ट हमने इसके पहले पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर्स में, वहाँ पे सिंधु सभ्यता क्या थी, नगरीय थी। ये क्या है, ग्रामीण। एग्जाम में पूछा जाता है कौन सी सभ्यता थी, आपको लिखना है ग्रामीण। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आर्यों की भाषा क्या थी, संस्कृत। आपने देखा यहाँ संस्कृत है, और हमें लास्ट प्रीवियस क्या पढ़ा है, सिंधु सभ्यता में उनकी भाषा क्या थी, भाव चित्रात्मक, जो कि वो दाएं से बाएं, बाएं से दाएं लिखते थे। और ये भाषा क्या है हमारी, संस्कृत, जो आज भी प्रचलन में है। जितने भी हमारे ग्रंथ होते हैं सारे संस्कृत में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, आर्यों की प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इन 5 भागों में बांटी थी। फर्स्ट क्या थी, कुल, सेकंड ग्राम, विशु, जन, राष्ट्र, गांव के मुखिया। तो पहले इसको हम समझते हैं, ये इकाई क्या होती है। पहले हम जो देखते हैं, सबसे पहले क्या होता है हमारे पास, कुल होता है। कुल से क्या बनते हैं, कुल जिसको हम कुल बोलते हैं, कुटुंब बोलते हैं, उससे क्या बनता है हमारा, ग्राम बनता है, गांव। ठीक है, ग्राम, ग्राम से क्या बनता है, विश्व, मतलब विश्व मतलब क्या होता है, कम से कम 6, 7, 8, 10 गाँव बन के एक बड़ा सा समूह बनता है, उसको हम बोलते हैं विश्व। विश्व के बाद क्या बनता है, जन बनता है। जन मतलब हम समझ लें आज का प्रेजेंटली कोई स्टेट को हम जन बोल सकते हैं उस टाइमिंग में। और जन मिलके क्या बनते हैं, राष्ट्र, मतलब बहुत सारे स्टेट मिलके क्या बनते हैं, कंट्री, देश बनते हैं। तो एज इट इज हम समझ लें उसको राज्य। तो हमारा एक क्रम हो गया। ठीक है, वैसे हम क्या देखते हैं अगला, कि ग्राम के मुखिया ग्रामीणी, मतलब जो गांव का मुखिया होता था, सॉरी, गांव का मुखिया क्या कहलाता था, ग्रामीणी। और विशु का प्रधान विश्वपति, विशु का प्रधान भी, मतलब विशु नाम की कोई जगह थी, उसका मुखिया कहलाता था विश्वपति। और अगला क्या है, जन के क्या होते थे, जन के शासक होते थे, और राजन कहलाते थे। राज्य क्या होते थे, राजन।
इस प्रकार से हर व्यक्ति के नाम अलग अलग उन्होंने एक इंडिकेशन दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्या है हमारे पास, राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। पुरोहित एवं सेनानी जो योद्धा होते थे वो, और योद्धाओं को कमांड करते थे वो, और जो पुरोहित होते थे वो रणनीति बनाते थे, कैसे आपको किस प्रकार से आपको स्ट्रेटेजी से लड़ना है, जो होते थे पुरोहित, जो हवन वगैरह के काम में भी आपकी उन लोगों की हेल्प करते थे। ठीक है, तो ये राज्य के उत्तराधिकारियों में पुरोहित और सेनानी प्रमुख हुआ करते थे। ठीक है, हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हमारे पास फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है सभा एवं समिति। क्या बोल रहे हैं वो, सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। ये दो कमिटीज़ हैं, दोनों कमिटीज़ के नाम क्या है, सभी सभा और समिति दो कमिटीज़ के नाम है। अब सभा में कौन होता था और समिति में कौन कौन होता था, हम वो पढ़ने वाले हैं। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी। मतलब श्रेष्ठ मतलब होता है जो काफ़ी बूढ़े समझदार लोग होते थे, उन लोगों की जो काफ़ी अमीर वर्ग से रिलेटेड करते थे वो, और काफ़ी एजेड वर्ग होते थे, वशिष्ठ लोग, उनका एक समूह होता था, उसको हम सभा में इंक्लूडिंग करते, उन लोगों को हम सभा में इंक्लूड करते थे। जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। समिति जो कमेटी थी वो सामान्य जन के लोगों के लिए इसमें भागीदारी रहा करती थी। स्त्रियां सभा एवं समितियों भाग ले सकती थी। उस टाइम पे जो स्त्रियां थी वो दोनों कमिटीज़ में क्या करती, ज्वाइनिंग हो, मतलब वो अपना पार्टिसिपेट कर सकती थी, उसमें भाग ले सकती थी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, युद्ध में कबीलों का नेतृत्व राजा करता था। दैट्स क्लियर, कोई सा भी युद्ध होगा है ना, तो जितने भी कबीले होते थे उन सबका नेतृत्व कौन करता था, वहाँ का मेन राजा। अगला क्या है, दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। अब ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि कौन सा युद्ध है वो, दशराग युद्ध है ना, कौन से वेद में उसका वर्णन है, ऋग्वेद में, और मंडल कौन सा है वो, 7 नंबर का मंडल है वो। ओके, यह युद्ध परुषणी, मतलब रावी को बोला गया युद्ध परुषणी, नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया। 10 जन मतलब कोई एक ग्रुप था 10 जन का, उसके बीच, और सुदास नाम का व्यक्ति था, उसके बीच ये लड़ा गया। जिसमें कौन विजयी हुआ, सुदास नाम का व्यक्ति विजयी हुआ। और किस नदी के पास लड़ा गया, ये रावी नदी के पास, इसको बोलते हैं परुषणी नदी। दैट्स क्लियर। अगला पॉइंट हमारे पास है, आर्यों के मनोरंजन के प्रमुख साधन थे संगीत, रथ दौड़, गुड़दौड़, द्रुत क्रीड़ा, मतलब ये उनका मनोरंजन के साधन हुआ करते थे उस टाइमिंग पे। और मुख्य व्यवसाय क्या था आर्यों का, पशुपालन एवं कृषि करना, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अगला पॉइंट क्या है, गाय को अधन्या मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, ये मतलब बोलना चाह रहा है गाय को आप उस टाइम नहीं मार सकते थे, कभी मार दिए जाते हो, गाय को आपने कभी मारा है, कुछ से कुछ किया है तो आपको देश निकाला या मृत्युदंड दिया जाता था। ये उसको इंडिकेट करता है ये वाला वर्ड अधन्या, जिसको बोला जाता है। ठीक है, आर्यों का प्रिय पशु क्या था, घोड़ा, क्योंकि वो वहाँ से यहाँ तक लंबा सफर जब किया उन्होंने मिड एशिया से वो जब इंडिया तक पहुँचे तो वो घोड़े से ही आए होंगे, इसलिए उनका प्रिय पशु क्या रहा है, घोड़ा। और सर्वाधिक प्रिय देवता कौन से हैं उनके, इंद्र। इंद्र क्यों, क्योंकि वो खेतों में बुआई करते थे तो पानी के लिए वो इंद्र को प्रसन्न करते थे यज्ञ करके। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस्क है ना कहा जाता है। आपने देखा होगा सिंधु सभ्यता में वो लोग कास्ट का यूज करते थे, लोहा नहीं जानते थे। वैसे यहाँ पे क्या होगा, जस्ट अपोजिट, ये लोग लोहे का यूज करते थे, ये लोग कास्ट को नहीं जानते थे। इसको क्या बोलते थे, श्याम अयस्क बोलते थे लोहे को। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति को पणी कहा जाता था। पणी मतलब कौन, व्यापारी व्यक्ति, बिजनेसमैन पर्सन, जो जिसे हम यहाँ पे पणी कहते थे। और सिंधु में क्या बोलते थे, मेलुहा। सिंधु में उसके लिए वर्ड यूज किया मेलुहा, और यहाँ वर्ड हुआ है पणी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली को प्रचलित थी, मतलब कुछ लो और कुछ दो। उस टाइम पैसे का प्रचलन नहीं था, उस टाइम क्या होता था, वस्तु विनिमय मतलब वाटर सिस्टम, कि आपने ये पेन लिया तो मुझे आपके लिए कुछ और चीज़ देंगे आप। नेक्स्ट क्या है, ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को बेकनॉट, सूदखोर कहा जाता था। मतलब आपने कुछ चीज़ सामान किसी से उधार लिया है तो आपको उसको आप मान लें कोई सवाल आपने कोई सामान एक लिया तो आपको 2 लौटाने पड़ेंगे ब्याज सूद के तौर पे। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट हम आते हैं अगले पॉइंट पे, हमारे पास क्या है फिर अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास है, उपनिषदों की संख्या कितनी है हमारे पास, 108 में विभक्त है। महापुराणों की संख्या कितनी है, 18। वेदांग कितने हैं, 6। और वेद कितने हमारे पास, 4। मतलब समझो आप कि वेद हमारे पास कितने हैं, 4। वेदांग हमारे पास कितने हैं, 6। महापुराण कितने हैं, 18। और उपनिषद कितने हैं, 108। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए एग्जाम में पूछी जाती है बार बार रिपीट होता है एग्जाम में। अगला है, आर्य का समाज प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या फिर कुल होती थी, जो कि आज भी परिवार ही सबसे छोटी इकाई होती है हमारे समाज की, जब भी थी, है ना। हमारा समाज कैसा है, प्रधान तब भी था और आज भी प्रधान है।
ओके, जिसका मुखिया पिता होता था। आज भी हमारे पिताजी पूरा घर संभालते हैं, देखते हैं सब कुछ, तब भी उस टाइम ऐसा थी, सेम था। इसे कुल, जिसे कुलप कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी, जो कि आज भी स्त्रियां यज्ञ में भाग लेती हैं, उस टाइम भी लेती थी। तो मतलब कहीं ना कहीं वो सब कुछ चीज़ें यहाँ पे हमारे यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हुई है तब से लेके अभी तक सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था उस टाइमिंग पे, ठीक है। विधवा अपने मृतक पति के एक छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी, किसी कारणवश पति शांत हो गया तो अपने देवर से भी वो शादी कर सकती थी। अगला क्या, स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हियर। ऋग्वेद में मुद्रालोपा, घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। ये स्त्रियां मैथ्स में, संस्कृत में और अदर चैप्टर जो भी उनकी लैंग्वेज होती है उसमें निपुण स्त्रियां होती थी, है ना ये। अगला क्या है, गार्गी ने यज्ञवालक्य को वाद विवाद में चुनौती दी। मतलब स्त्री का नाम क्या है, गार्गी। इसने एक ऋषि मुनि थे, उनको क्या नाम था, यज्ञवालक्य को वाद विवाद में इन्होंने उनको क्या दिया, चुनौती दी थी और उनसे जीत गई वो स्त्री। मतलब आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे उस टाइम की स्त्रियाँ, उनका शिक्षा कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो रहा होगा उस टाइमिंग पे। अगला क्या है, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजू कहा जाता है। अमाजू मतलब शादी ना करने वाली स्त्री अमाजू कही जाती थी उस टाइमिंग पे। नेक्स्ट क्या है, आर्यों का प्रमुख पेय पदार्थ सोमरस, जैसे हम आज बियर बोलते हैं या फिर हम सोमपान बोलते हैं, उस टाइम में इसको सोमरस बोला जाता था, जो वनस्पति से बनाया जाता था। ओके, ये उन लोगों का क्या हो गया, पूरा उनका सोशल लाइफ कैसी होती थी वो बारे में बताया कि सोशल उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा होता था ऑन दैट टाइम पर्टिकुलरली। तो हम इसको अगला हम बढ़ाते हुए चलते हैं। अगला हमारे पास अगले पॉइंट भी हैं, हम उसको देखते हैं। अगले पॉइंट क्या है हमारे पास कि ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती नदी सबसे महत्वपूर्ण मानी गई। मतलब सरस्वती को सबसे इंपॉर्टेंट नदी माना गया है, ठीक है। किस टाइमिंग में, वैदिक सभ्यता में, वेदों के टाइमिंग पीरियड की बात की जा रही है। वेदांग में गंगा का एक बार वर्णन हुआ है, यमुना का 3 बार हुआ है और सिंधु नदी का सर्वाधिक बार हुआ है। एग्जाम में पूछता है वो कि सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है, सरस्वती को। एक बार किसका वर्णन हुआ है, गंगा का। 3 बार किसका हुआ, यमुना का। और सबसे अधिक बार किसका किया गया है, सिंधु का। तो सब चारों में क्या क्या अलग अलग वेराइटीज है, आपको याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा किस किस में कौन कौन सी वेराइटीज है एग्जाम में क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। अब हम यहाँ पे आते हैं, ये क्या लिखा हुआ, प्राचीन नाम और ये लिखा हुआ है आपका आधुनिक नाम। मतलब ये सब लिखे प्राचीन नाम और ये लिखे हैं आपके आधुनिक नाम। मतलब आपको बताना है कि पहले इन नदियों को क्या बोलते थे और अब इन नदियों को क्या बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि कुब्र, पहले नाम था कुब्र नदी का, आप क्या बोलते हैं, कुर्रम, जो कहाँ पे आती है, काबुल में, सॉरी अफगानिस्तान में आती है। पहले नाम था नदी का कुब्रा, अब नाम क्या है, काबुल। ये काबुल सिटी भी है, कैपिटल भी है और नदी का नाम भी है काबुल, जो कि आता है अफगानिस्तान में आता है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, बितस्ता, पहले बोलते थे बितस्ता, बितस्ता आप क्या बोलते हैं इसको, झेलम नदी, ठीक है। पहले नाम क्या था, अस्किनी, अब क्या बोलते हैं उसको, चिनाब नदी। ये ओल्ड नेम है और ये न्यू नेम है ना। अब पहले क्या बोलते थे, परुषणी, अब क्या बोलते हैं इस नदी को, रावी नदी बोला जाता है। नेक्स्ट क्या है, शतुद्री, अब बोलते हैं इसको हम लोग शतलज। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, बिपासा, अब क्या बोलते हैं इसको हम लोग, व्यास नदी। अगला क्या है, सदानीरा, इसको हम अब क्या बोलते हैं इसको हम लोग, गंडक। ये क्या है, दृष्टदती नदी, इसको हम अब क्या बोलते हैं, घग्गर। ये क्या है हमारे पास, गोमती, इसको हम बोलते हैं गोमल, है ना। श्रुवस्तु नदी का नाम ओल्ड है और श्वात नदी क्या है, ये प्रेजेंटली न्यू नेम है। तो इस साइड पूरे आपके प्राचीन नाम, इस साइड आपके पूरे आधुनिक नाम। तो ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स फॉर योर एग्जाम्स कि ये पूछा जाता है, कम से कम 1 से 2 नदी आती ही है हर एग्जाम में। ओल्ड नाम पूछेगा आपको वो, नया नाम देके या नया नाम देके आपसे ओल्ड नाम पूछेगा वो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए। मतलब पहले इंद्र थे, बाद में कौन हो गए, प्रजापति, उनके इंपॉर्टेंस, उनके महत्वपूर्ण देवता हो गए, ठीक है। तो हमारे सारे क्या थे, आज हमने क्या पढ़ा है, वैदिक सभ्यता से रिलेटेड हमें चीज़ें पढ़ी है, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग द वीडियोस हियर। एंड हम नेक्स्ट वीडियो, अगले वाले वीडियोस में लेके आने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड्स, तो देखने के लिए थैंक यू सो मच। ओके।